एनॉमलीज ऑफ एकोमोडेशन। एनॉमलीज हमारे पास जो है डिफेक्ट्स को कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अकोमोडेशन में हमारे पास डिफेक्ट्स एनॉमलीज किस टाइम जनरेट होती है। हमारे पास सिर्फ 2 ही कंडीशंस हमने पहले भी बात की, या जो है हमारे पास एकोमोडेशन जो है नॉर्मल से कम हो रही है, या हमारे पास एकोमोडेशन जो है नॉर्मल से ज़्यादा हो रही है। इन दोनों ही कंडीशंस में आपके पास डिफेक्ट्स जो हैं एकोमोडेशन में आने वाले हैं। सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं, तो हमारे पास है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया हमारे पास इसे फिजियोलॉजिकल इसलिए कहा हुआ है कि ये हमारे पास एज रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें जो है नॉर्मल जो है बॉडी का उसमें किसी डिजीज़ वगैरह का कोई रोल नहीं होता हमारे पास। ये एक नॉर्मल जो है एक फिनोमेना है। इसमें होता क्या है, हमारे पास जो है नियर विजन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। किस वजह से हमारे पास डिक्रीज़ होगी, या एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन, या उस आई में जो है एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन हमारे पास डिक्रीज़ हो चुका है, या हमारे पास उसका जो पंक्टम प्रॉक्सिमम है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो चुका है। पंक्टम प्रॉक्सिमम हमारे पास नियर पॉइंट को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे और लिख देता हूँ ताकि इन दोनों में से कोई एक भी हमारे पास जो है उसमें हमारे पास फ़र्क आ जाए, या दोनों में भी आ सकता है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। ऐसी कंडीशन को हमारे पास प्रेसबायोपिया कहते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास। अब आते हैं कि हमारे पास जो है प्रेसबायोपिया, इसके भी कुछ कॉजेज़ होंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अभी कह रहा था कि प्रेसबायोपिया इन 2 चीज़ों की वजह से लगता है, अब कह रहा है इसकी वजह से लगता है। तो ये जो हमारे पास थे ये साइंस थे, ठीक है, जो कि हमने पेशेंट में ऑब्जर्व करने हैं, और ये हमारे पास वो रूट कॉज होता है एनाटॉमिकल बेसिस में जो हम उनको देख रहे होते हैं, सही है। तो पहला है एज रिलेटेड चेंज इन लेंस। तो इसमें हमारे पास या तो जो है लेंस की इलास्टिसिटी हमारे पास कम हो जाएगी एज के साथ, ठीक है। आपने देखा होगा बाकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं इनकी भी इलास्टिसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाती है। आपने लिड्स को देख लें, जैसी ओल्ड एज में जाए तो इनकी जो है इलास्टिसिटी हमारे पास कम हो रही थी। दूसरा हमारे पास एक कंडीशन है न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, बार बार हम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि लेंस जो है हमारे पास उसमें जो है एक फाइबर्स जो है डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से इसका साइज़ भी बढ़ जाता है और इसकी हार्डनेस हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से हमारे पास जो है नियर विजन में से प्रॉब्लम आ रहा है। जैसा कि हमारे पास इसमें है एज रिलेटेड डिक्लाइन इन सिली मसल पावर, कि हमारे पास इसमें जो है एज की वजह से सिली मसल जो है उसकी पावर कम हो जाती है, जिसकी वजह से अकोमोडेशन का फिनोमेना जो है वो सही तरीके से हमारे पास नहीं हो पाता। इसके अलावा एक अनकरेक्टेड जो है हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट है, ऐसा पेशेंट जो है ये जो है इसकी अकोमोडेटिव डिमांड जो है हमारे पास काफ़ी बड़ी हुई होती है, और ये कॉन्टीन्यूस जो है आपके पास जो है अकोमोडेशन की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपके पास इसमें प्रेसबायोप जो है जल्दी होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा प्री मेच्योर स्क्लेरोसिस आपके पास हो जाए, जो कि हमने एज रिलेटेड पढ़ा था, उसमें भी हमारे पास हो सकता है। सिम्टम्स में हमारे पास पहला जो है वो डिफ़िकल्टी इन नियर विजन है, कि नियर की चीज़ों को देखने में से जो है बहुत डिफ़िकल्टी आने वाली है। चीज़ों को जो है यूजुअली थोड़ा सा दूर पकड़ के जो है देखने की कोशिश करेगा। जो हमारे पास अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोप होते हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी जो है हमारे पास विजुअल एक्यूटी नियर की कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो। एस्थेनोपिक सिम्टम्स जो है बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, नियर वर्क करने की वजह से हमारे पास ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनके सिली मसल्स वीक हैं, ये ज़्यादा देर के लिए काम नहीं कर सकते। इंटरमिटेंट डिप्लोपिया भी इनमें हो सकता है, क्योंकि अकोमोडेशन और कन्वर्जेंस जो है इनका आपस में एक डीप रिलेशन है, तो इनकी क्या है इम्बैलेंस से आपके पास डिप्लोपिया भी हो सकता है। अब अगर इनके साइंस की बात करें कि अब प्रैक्टिशनर ने किन चीज़ों को क्या देखना है, तो अब यहाँ पे क्या प्रेसबायोपिया की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है इसके कुछ साइंस हैं कि सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन, हमने नॉर्मल एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन ले लेना है। पहले अभी बता चुका कि ये किस तरह लेंगे, मिनिमम कैसे लेंगे, मैक्सिमम कैसे लेंगे। सेकंड, नियर पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, कि हमारे पास नॉर्मल 10-11 सेंटीमीटर जो है यूजुअली होता है, इससे हमारे पास ज़्यादा है कम है तो फिर हम उन चीज़ों को कंसिडर करेंगे। नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, ये इंशाल्लाह अभी इसके बाद वाली वीडियो में इंशाल्लाह आने वाला है, तो आप वो भी देखें कि कन्वर्जेंस हमारे पास इसमें क्या रोल अपना प्ले करेगी। तो उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हमने इधर नोट कर लेनी है। डायनामिक रेटिनोस्कोपी, ठीक है, कि हमने जो है अभी पहले डिस्कस किया कि डायनामिक रेटिनोस्कोपी में जो MEM मेथड है उसको हमने जो है एकोमोडेटिव रिस्पांस चेक करने के लिए कि कितना इसमें एकोमोडेटिव रिस्पांस रहता है एज के हिसाब से। तो इन चीज़ों को जो है हमने नोट करके इसकी जो है आगे फिर ट्रीटमेंट क्या करनी है। ट्रीटमेंट हमारे पास इसकी ऑप्टिकल भी है, सर्जिकल भी है। सर्जिकल यहाँ पर डिस्कस नहीं हुई, आगे चैप्टर्स में आ रही है, इसलिए कि मैंने भी डिस्कस नहीं किया। ऑप्टिकल को भी देख लेते हैं डिटेल में।
रफ एस्टिमेट फॉर वेरियस एज लेवल, ये हमारे पास जो है सबसे कॉमन मेथड है हमारे पास क्लिनिक्स में यूज़ होने वाला। नॉर्मली आपने एक बात नोट की होगी, जब भी आप किसी ऑप्टिशियन शॉप में जाएं वहाँ पर उन्होंने कोई जो है ऑप्टिशियन वगैरह अक्सर नहीं बिठाया होता, वो एक सेलमैन होता है और सेलमैन को जो है कंपनी की तरफ से जो है एक चार्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो वो चार्ट मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। ये इस चार्ट के ज़रिए जो है ये लोग जो है विजुअल इक्विटी जो है नियर के लेके मेजर करके दे देते हैं। सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है प्रॉफिटेबल रहते हैं वो हमारे पास ये नियर एड ही रहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही ग्लासेस हमारे पास बिक रही होती हैं, इसलिए कंपनी जो है इन्हें एक चार्ट प्रोवाइड करती है जिससे एक जनरल मेथड है हमारे पास, और ये जो है नियर एड इस तरह कैलकुलेट करके दे रहे होते हैं। लेकिन ये हमारे पास इनअप्रोप्रिएट मेथड है। मैं इसे इनकरेक्ट इसलिए नहीं कह रहा यहाँ पर क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं ऑलमोस्ट 60% पेशेंट्स हमारे पास इसी जो है चार्ट के ऊपर जो है वो करेक्ट हो भी जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसे इनकरेक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनअप्रोप्रिएट बहुत है। हमने हर पेशेंट को जो है इंडिविजुअल हमें चेक करना चाहिए कि उनकी आया रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें करना चाहिए। इसीलिए ये जो सेकंड वे है एडजस्टमेंट फॉर वर्क डिस्टेंस, ये जो है मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट और परफेक्ट मेथड है कि इसमें जो है उसका वर्क डिस्टेंस हमने देख लेना है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि सुनियारा जो होता है वो चीज़ों को कितना क्लोज पकड़ के काम कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह बाकी और भी कुछ प्रोफेशंस होंगे जिसमें नियर वर्क और जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल बाज़ मोबाइल यूज़र्स हैं जो कि मोबाइल को बहुत ही क्लोज पकड़ रहे हैं, तो उनके वर्क डिस्टेंस को जो है हमने जो है देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नॉर्मल एक रूल है इसमें कि हमारे पास 50% जो उसकी अकोमोडेशन है वो हमने जो है उसकी रिज़र्व रखनी होती है, तो हमारे पास उसकी प्रेस बायोपिक की बेस्ट करेक्शन आ जाती है, ठीक है। तो हमने जो है इसी बात को क्या जहन में रखते हुए उसका जो है उसकी कैलकुलेशन करनी है। इसका एक टेबल भी आता है, मैंने इधर प्रोवाइड कर दिया। मेथड के अलावा हमारे पास एक और मेथड है ऐड फॉर इंटरमीडिएट डिस्टेंस के। हमारे पास लेट से एक ऐसा पर्सन है जिसे क्या है ना जो है नियर में ज़्यादा काम करना है, ठीक है, लेकिन उसे जो है एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे लेट से शॉपकीपर है 1 मीटर के आसपास अराउंड जो है डिस्टेंस में इसे काम करना है। ऐसे पेशेंट को जो है हम क्लिनिक में जो है यूजुअली असेस नहीं कर पा रहे होते क्योंकि नियर विजन चार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक आर्म डिस्टेंस पे पकड़ लेगा। ऐसे पेशेंट्स को भी जो है हमने डील करना होता है नियर विजन में। इनको हम एक इंटरमीडिएट डिस्टेंस देंगे। ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए एक जनरल रूल है 1/2 नियर एड हम जो है इनको देते हैं प्लस 2.5 डायोप्टर जो है उसका जो बेस्ट उसे क्या करेक्शन चाहिए। इसमें हाफ जो है आपने किस तरह करना है, हाफ नियर एड इसका ऐसे निकालना है कि फार्मूले के तहत माइनस लिख लेना है आपने, और हाफ जो है आपके पास ये जो वैल्यू है इसका हाफ आपने ले लेना है। तो 2.5 का हमारे पास जो हाफ है 1.25 हमारे पास बनेगा। तो 2.5 माइनस 1.25 सही है। तो इनको अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास 1.25 आता है। ये करेक्शन अब हमने इस पेशेंट को देनी है। तो ये करेक्शन इसके लिए इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए भी काम करेगी। इधर ये याद रखें कि इस करेक्शन में और इन ऊपर वाली जो है करेक्शंस एज के हिसाब से या डिस्टेंस के हिसाब से जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये खास इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए बनी होती है, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। फिर कुछ बेसिक रूल्स हैं प्रिस्क्रिप्शन के, तो बहुत ईजी हैं। पहला तो ये कि डिस्टेंस की हमने उसकी लाजमी करेक्शन करनी है, उसके ऊपर हमने क्या उसकी नियर करेक्शन करनी है। जो है यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि हमें खाली नियर की करेक्शन करनी है। ठीक है, उन्होंने नियर की करेक्शन करनी है, बाद में वो ग्लासेस अपने लिए सेपरेट नियर की बना सकते हैं, लेकिन हमने करेक्शन उनकी दोनों करनी है, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस के बाद हमने उनकी नियर करेक्शन करनी है। इससे हमारे पास एक एक्यूरेट जो है करेक्शन है। बाद इसमें हमारे पास ये है कि हमने जो है 50% अकोमोडेशन को रिजर्व करना है, जिस तरह तो पहले भी बताइए एक रूल है। इसमें हमारे पास उसकी बेस्ट प्रेस बायोपिक करेक्शन आने वाली है। हमारे पास सबसे वीकेस्ट करेक्शन जिसमें हमारे पास सबसे बेहतरीन जो है उसके पास जो है विजन आ रही हो, तो वो करेक्शन हमने देनी है। सबसे कम प्लस लेंस हमने देना है, क्योंकि ज़्यादा लेंस देंगे तो उसमें हमारे पास एस्थोनोपिक सिम्टम्स के जो हैं चांसेस बढ़ जाते हैं, फैटीग वगैरह, और ये चीज़ें जो है सर दर्द उसे हो सकता है, ठीक है। इंटरमीडिएट डिस्टेंस का भी हमने फिर इसमें निकाल लेना है अगर पेशेंट डिमांड कर रहा है इस चीज़ की, ठीक है। ये हो गए इसके कुछ बेसिक रूल्स। मोड्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास कौन सी मोडेलिटीज़ हैं,
तो उसमें हमारे पास स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। स्पेक्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, स्पेक्टिकल्स हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो है प्रेस बायोप्स में यूज़ हो रही हैं। क्लिनिक्स में भी हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा जो है लोग इसी को प्रेफर करते हैं। ट्रायल फ्रेम से भी ज़्यादातर इसी के ज़रिए असेसमेंट होती है, तो इसीलिए क्या इस मॉड्यूल को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। स्पेक्टिकल्स के हमारे पास जो है इसमें सिंगल जो है आती हैं, सिंगल पेयर भी क्या आप ले सकते हैं, डिस्टेंस की अलग और जो है नियर की अलग क्या आप एनके बनवा लें, स्पेक्टिकल्स बनवा लें। एक ये भी हो सकता है कि बाईफोकल्स आप ले लें कि जिसमें एक ही में आपको डिस्टेंस और नियर दोनों पोर्शंस हो। उसका जो स्पेक्टिकल्स का अपर पार्ट होगा वो डिस्टेंस के लिए और निचला पार्ट जो है वो नियर के लिए होगा। इसमें ट्राईफोकल्स भी आते हैं जिसमें हमारे पास इंटरमीडिएट डिस्टेंस को भी कंसिडर किया जाता है। इसमें फिर प्रोग्रेसिव लेंसेज भी होते हैं जिसमें ये हमारे पास इन लेंसेज में हमारे पास जो है यूजुअली बहुत ज़्यादा एक जो है डिफरेंशिएटिंग लाइन होती है जो कि बहुत बुरी लगती है, तो उसको रिमूव करने के लिए प्रोग्रेसिव लेंसेज भी हैं, लेकिन वो बहुत ही सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ भी वही हो रहे हैं क्योंकि वो स्पेक्टिकल्स में मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट फॉर्म है आजकल की, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी जो है स्पेक्टिकल्स के कुछ जो है डिसएडवांटेज हैं कि ये मुश्किल होता है कि यार 2 ग्लासेस जो हैं वो बंदा फिराए अपने साथ। अगर एक पेयर में बनवा भी लिया है तो उसकी अपीयरेंस हमारे पास ठीक नहीं आएगी और गुमने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये कुछ मसले मसाइल जो हैं पेशेंट के साथ हो रहे हैं। अच्छा, उनकी जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाती है प्लस लेंसेज की वजह से, इसलिए क्या है वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस या जो है डिस्टेंस के लिए क्या वो एक किस्म के जो हैं अंधे कंसिडर होते हैं जब उन्होंने नियर अपनी ग्लासेस पहनी हो। ऐसे बंदे अगर किसी ऊंचाई पे चढ़ें तो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है मसले हो सकते हैं, खासकर अगर बायफोकल्स उन्होंने पहनी हुए हैं। कॉन्टैक्ट लेंसेज के हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास बाईफोकल्स भी हैं, सॉफ्ट में भी और रिजिड में भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अभी कॉन्टैक्ट लेंस में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा बाईफोकल्स, मल्टीफोकल्स, ठीक है, कि उसमें 3 जोन्स हो हमारे पास इस तरह। इसमें मोनोविजन कंसेप्ट के 1 आई डिस्टेंस के लिए 1 आई नियर के लिए मॉडिफाइड मोनोविजन भी यूज़ हो सकता है कि एक ही आई में जो है आप जो है डिफरेंट जोन्स बनाएं, ठीक है, ताकि डिस्टेंस और जो है नियर दोनों कवर हो। इसके अलावा हमारे पास एक हाइब्रिड बाईफोकल फिट आता है, ठीक है, उसमें हमारे पास इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए भी इसको क्या यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इन दोनों मॉड्यूल्स में एक बात याद रखने की है, वो ये बात है कि हमारे पास एज के साथ जो है ये प्रेसबायोपिया जो है हमारे पास ज़्यादा होगा। जिस तरह यहाँ पे हमने एक एस्टिमेट लिया था, ये एस्टिमेट हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम देगा कि एज के साथ हमारे पास उसका प्रेसबायोपिया जो है लाजमी इंक्रीज़ होने वाला है। तो इसलिए स्पेक्टिकल्स हो या कॉन्टैक्ट लेंस हो, 6 महीने बाद आपको या 1 ईयर बाद आपको इसे चेंज करना होगा, ठीक है। इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस के मुकाबले में स्पेक्टिकल्स ज़्यादा जो हैं वो आपको इकोनॉमिकल पड़ेंगे। इवन प्रोग्रेसिव भी अगर आप लेते हैं तो वो भी आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज से फिर भी सस्ते पड़ेंगे। और कॉन्टैक्ट लेंसेज के अपने भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि इस एज के जो पेशेंट होते हैं 40 प्लस जो होते हैं उनके लिए कॉन्टैक्ट लेंस को हैंडल करना ये एक और सर दर्द होता है। इसलिए जो है स्पेक्टिकल्स जो हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं।